हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम कक्षा 6 इतिहास विषय का दूसरा अध्याय आरंभिक मानव की खोज में शुरू करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा पाषाण काल के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार आरंभिक मानव जो था उसकी क्या विशेषताएं रही थी और पाषाण काल को हमने कितने उपभागों में बांटा है और हर एक उपभाग के अंदर आरंभिक जो मानव था या पाषाणकालीन जो मानव था उसने किस प्रकार की विशेषताएं रही थी, उत्तरोत्तर उसने किस प्रकार से अपना विकास किया था। तो थोड़ा सा अपन पाषाण काल को समझ लेते हैं जिससे कि ये अध्याय जो है उसको हम अच्छे से समझ सकें। पाषाण काल तो हम देखते हैं कि वह काल, पाषाण काल के नाम से हम उस काल को जानते हैं जब मानव ने अपनी अधिकतर जो आवश्यकताएं हैं वो पत्थर या पाषाण के माध्यम से पूरी की थी। जैसे कि वो पत्थर के औजार बनाकर अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा करता था, शिकार करता था, कंद मूल फल जो खाता था, जड़ें वो खोदता था, वो पत्थर के औजारों के माध्यम से उनको निकालता था। तो भोजन प्राप्त करने में पत्थर के जो औजार थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जहाँ पर वो रहता था, जिनको हम सामान्यतः शैलाश्रय कहते हैं, जो चट्टानों के अंदर बने होते थे, तो वो भी पत्थर के होते थे। या यूँ कहें कि उस समय जिन प्रकार के बर्तनों का वो उपयोग लिया करता था वो भी पत्थर के बने होते थे। तो सामान्यतः वह काल जब मानव ने पाषाण के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की, उस काल को हम सामान्यतः पाषाण काल कहते हैं। अब पाषाण काल को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जो आप लोगों ने देख रखा होगा, पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी अपन एक बार फौरी तौर पर देख लेते हैं। डिटेल में कभी समय मिला तो पाषाण काल को डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो लाएंगे। तो पहला जो भाग है इसको हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल। पाषाण काल का जो आरंभिक भाग है उसको हम पुरा पाषाण काल बोलते हैं। फिर दूसरे भाग को हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल और तीसरे भाग को हम बोलते हैं नव पाषाण काल। हम समझेंगे कि इन तीनों कालों के अंदर ये इन तीनों समय के अंदर जो रहने वाला मानव था उसकी क्या विशेषताएं रही थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पुरा पाषाण काल। सामान्यतः पुरा पाषाण काल जो है वो है आरंभिक समय से लगभग 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है तब तक, 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है तब तक जो है इस पूरे समय को, इस कालखंड को हम किस में मानते हैं? पुरा पाषाण काल में मानते हैं, जो मानव इतिहास का लगभग 99 से भी ज़्यादा प्रतिशत का समय है। अगर हम मानव देखो, अभी वर्तमान में हमें जो मानव के उद्भव के या मानव की उत्पत्ति के जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 56 लाख वर्ष पहले हैं। 56 लाख वर्ष पहले। तो 56 लाख वर्ष से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हम रखते हैं पुरा पाषाण काल के अंदर। या यूँ कहें कि अगर हम होमो सेपियंस से शुरुआत मानते हैं आरंभिक मानव की, तो वो लगभग हमें मिलते हैं 25 लाख वर्ष पहले। ये दोनों चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ होमो सेपियंस, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अपन जब आगे की क्लासेज पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि मानव का जब उद्भव हुआ था तो कौन सी प्रजाति किस समय आई थी और उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए, तो उसको किस नाम से जाना गया। तो अभी हम केवल इतना ही ध्यान समझना है कि आरंभिक समय से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो पुरा पाषाण काल के अंदर माना जाता है। दूसरी इसकी विशेषता थी कि इस समय का जो मानव था उसने बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया या बड़े बड़े पत्थरों को उपयोग में लिया। जैसे कि इसके औजार जो थे वो अपने आप में बड़े बड़े पत्थरों के थे, अनगढ़े, एक तरीके से कहें अनगढ़े। उनको किसी प्रकार से कोई भी एक विशेष स्वरूप प्रदान नहीं किया गया था। तो बड़े बड़े पत्थरों के औजार मिले हैं या बड़े बड़े पत्थरों का उसने उपयोग किया था। फिर अगली विशेषता अगर हम देखें तो वो उसका जीवन जो था
वो खानाबदोश जीवन था। खानाबदोश का मतलब है कि एक जगह टिककर वो नहीं रहते थे, अस्थायी जीवन था उसका, एक तरीके से यायावर जीवन उसका था। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे, जाते रहते थे। भोजन प्राप्त करने की विधियों के आधार पर हम इस काल के मानव की विशेषताएं समझ सकते हैं कि वो संग्राहक था। संग्राहक का मतलब है कि प्रकृति से जो भी उसको मिलता था, प्रकृति से जो भी प्रकृति उत्पाद उसे प्राप्त होते थे, उनको वो इकट्ठा करता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था, उसी को भोजन सामग्री के रूप में उपयोग में लेता था और शिकार के माध्यम से, या यूं कहें कि शिकारी जीवन जीता था। वो शिकारी जीवन जीता था। तो भोजन की जो आपूर्ति है वो प्रकृति के उत्पादों को इकट्ठा करके और भोजन शिकार के माध्यम से वो प्राप्त करता था। तो मुख्य तौर पर ये जो है उसकी मुख्य विशेषताएं रही थी कि एक तो टाइम पीरियड हमें थोड़ा सा पता हो, फिर पत्थरों का उपयोग जो है उसको किया, उस समय का जो मानव था उसने बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया, खानाबदोश जीवन जीता था, संग्राहक और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। फिर पुरापाषाण कालीन अवधि जो है हम देखेंगे कि बहुत लंबी अवधि है अपने आप में, लगभग अगर 25 लाख वर्ष से भी शुरू मानते हैं तो भी 25 लाख वर्ष से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो इस कालखंड में रखा गया है। तो इस लंबी अवधि को हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। एक है निम्न पुरापाषाण काल, या इसको पूर्व पुरापाषाण काल भी बोलते हैं। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा जो है वो है उच्च पुरापाषाण काल। इसका जो समय है वो हम रखते हैं लगभग शुरुआत से लेकर 1 लाख वर्ष तक का, 1 लाख ईसा पूर्व तक का समय रखते हैं। इसका जो है 1 लाख से लेकर और 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो इसके मध्य रखते हैं। और उच्च पुरापाषाण काल जो है वो है 40,000 ईसा पूर्व से लगभग 12 या 10, हम बोले 12,000 या 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो इसमें रखते हैं। इनकी कोई ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है, विशेष अंतर नहीं है। जो ऊपरी विशेषताएं हमने देखी हैं वो ही सामान्य तौर पर इनकी विशेषताएं रही हैं। समय के साथ हम देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े पत्थर के औजार इसने बनाए थे वो अपने आप में समय धीरे धीरे जैसे जैसे समय के साथ वो आगे बढ़ता गया, विकसित होता गया उसका दिमाग, वैसे वैसे उसने अपने पत्थर के जो औजार बनाने की जो तकनीक है उसको विकसित किया और उसमें बदलाव वो लाता चला गया। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल का समय जो है वो लगभग रखा जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के मध्य। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता जो थी, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता जो है वो है कि इस पूरे मध्य पाषाण काल के दौरान हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलते हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण या औजार या उपयोग में ली हुई जो पत्थर की वस्तुएं हैं वो बहुत छोटे छोटे, बहुत सूक्ष्म हमें प्राप्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थल थे जहाँ पर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं और बहुत व्यापक क्षेत्र पर प्राप्त होते हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषता थी। इन्हीं सूक्ष्म उपकरणों के आधार पर ही इसको मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज नाम दिया गया था। माइक्रोलिथिक एज कहा गया था। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि भाई जो मध्य पाषाण काल के अंदर जो पत्थर के औजार मिले हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे औजार मिले हैं। ऐसे इस प्रकार से इनको परिष्कृत कर लिया गया, इतना छोटा रूप दे दिया गया कि इस पूरे मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता के अंदर हम उसको मानते हैं। अगली बात हम देखेंगे कि उनका जीवन जो था वो अभी भी खानाबदोश ही था, वो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। भोजन जो प्राप्त करने की विधियां थी अभी भी
उसी प्रकार करते थे। संग्राहक थे वो, प्रकृति उत्पाद जो थे प्रकृति उनको इकट्ठा करते थे और उन्हीं से अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करते थे। शिकार करते थे, शिकार के माध्यम से अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। और इस काल के अंदर एक नई चीज़ उन्होंने शुरू की थी, वो थी पशुपालन। मध्य पाषाण काल का जो मानव था उसने ये शुरू किया था पशुपालन। तो ये प्रश्न बनता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि पशुपालन की जो शुरुआत है वो पाषाण काल के किस भाग से शुरू हुई, तो हमें पता होना चाहिए मध्य पाषाण काल से। इसी प्रकार की भाई मध्य पाषाण काल या यूँ कहें कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो हैं वो किस पाषाण काल की मुख्य विशेषता थी, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि मध्य पाषाण काल की थी। तो पशुपालन उसने शुरू किया। पशुपालन जो है शुरुआती तौर पर उसने मांस प्राप्त करने के लिए या दूध प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। शुरुआत में पशुपालन जो शुरू किया वो उसने किया था शिकार में सहायता के लिए। और सबसे पहला जो पशु उसने पालतू बनाया था वो था कुत्ता। और कुत्ते को जो उसने पालतू बनाया था उसका मुख्य कारण जो था या मुख्य पालतू बनाने का जो आधार जो था वो यही था कि कुत्ता जो है उसके शिकार में मदद करता था। बाद में फिर उसने धीरे धीरे पशुपालन जो है वो ना केवल शिकार में मदद करने के लिए बल्कि खुद से मांस प्राप्त करने के लिए भी, शिकार के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह भटकना ना पड़े, फिर दूध प्राप्त करने के लिए, फिर बाद में जाकर पशुओं का परिवहन के साधन के रूप में भी काम में लिया जाने या पशुओं को काम में लिया जाना लगा। तो ये मुख्य विशेषताएं जो हैं वो मध्य पाषाण काल की हैं। और एक और की अग्नि की खोज से तात्पर्य ये नहीं है कि आग पहले जलती नहीं थी, आग जलती हुई देखते थे वो, जंगलों में आग लगती थी, लेकिन आग को अपने नियंत्रण में करके, मतलब आग को जब चाहे तब जलाने की जो क्रिया थी उससे वो लगभग मध्य पाषाण काल के अंदर ही परिचित हुए। और इस आग का प्रयोग वो अपने भोजन को पकाने में, दूसरे जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने में विविध तौर पर करने लगे। तो आग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मानव के विकास के अंदर, उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिर हम आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की शुरुआत जो है हम मानते हैं लगभग 8000 ईसा पूर्व से, और हम उसको लगभग 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ये टाइम पीरियड के बारे में जो मैंने बातें कही हैं, इतनी जो बातें कही हैं, अलग अलग जो टाइम पीरियड बताया है इनका, उसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने कही हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब यह है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये ऐसा नहीं है कि 10,000 ईसा पूर्व तक का जो पूरा काल जो है वो पूरा पाषाण काल ही माना जाएगा। अलग अलग स्थानों पर इन भागों का या पूरा पाषाणकालीन संस्कृतियों का या मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों का या नव पाषाणकालीन संस्कृतियों का जो समय है वो अलग अलग रहा है। हम देखेंगे कहीं कहीं पर 4000 ईसा पूर्व तक का जो सभ्यताएं हमें मिली हैं उनमें उन सभ्यताओं की विशेषताएं पाषाणकालीन मानव जैसी रही हैं। कहीं पर हम देखेंगे कि 6000 ईसा पूर्व जो है वो सभ्यताएं जो हैं वो हमें कृषि की शुरुआत वाली जो विशेषताएं हैं वो हमें बताता है और नव पाषाण काल की ओर वो इंगित करता है। हमने केवल सामान्यतः एक फौरे तौर पर समझने के लिए कि भाई इस समय का जो मानव था वो लगभग इन विशेषताओं को रखता था, या मध्य पाषाणकालीन इन विशेषताओं को रखता था, पूरा पाषाणकालीन इन विशेषताओं को रखता था। तो ये थोड़ा सा समझना है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो टाइम पीरियड आ गया वो पत्थर की लकीर हो गई। अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थानों पर ये जो सभ्यताएं हैं उनकी अलग अलग भाग जो हैं, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, इनकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हमें ध्यान ये रखना है कि भाई इस समय इनकी शुरुआत हमें ज़्यादातर स्थानों पर देखने को मिली है। तो लगभग हम 8000 ईसा पूर्व जो है तब से इस काल की शुरुआत मानते हैं और 1000 ईसा पूर्व तक का मानते हैं। दूसरी मुख्य बात जो रही इस काल की वो रही कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत से ही हम नवपाषाण काल की शुरुआत मानते हैं। और इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि, या पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर एक छोटी सी बात है वो मैं इसी के साथ जोड़ दूंगा। तो कृषि की शुरुआत हुई। अब कृषि की शुरुआत से क्या हुआ, मानव का
स्थायी जीवन शुरू हुआ। क्या हुआ? स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। क्यों हुई स्थायी जीवन की शुरुआत? कि भाई पहले तो उस कृषि की शुरुआत देखते हैं अपन कि भाई उसने इतने सालों में इस बात को समझ लिया कि एक विशेष समय के अंदर कुछ बीज जो हैं उगते हैं और एक विशेष समय आते आते वो पक जाते हैं और उनका हम भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और जब इस प्रक्रिया को वो हज़ारों सालों तक लगातार देखता रहा तो उसने ये समझा कि इन बीजों को हम बोकर या उगाकर हम अन्न उत्पादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार खेती की शुरुआत हुई। अब खेती की शुरुआत ने क्या बदलाव किया? मानव के जीवन में एक सबसे बड़ा बदलाव किया कि अब तक जो मानव था वो यायावार था या खानाबदोश जीवन जी रहा था, लेकिन कृषि की शुरुआत के साथ ही उसका क्या हुआ? स्थायी जीवन शुरू हुआ। अब स्थायी जीवन शुरू हुआ तो उसको क्या करना पड़ा? टिक कर रहना पड़ा। भाई ऐसा तो है नहीं एक बार वो बीज बो देता था और चले जाएगा आगे और फिर उसको एक पकी पकाई फसल मिलेगी, ये तो संभव नहीं था। तो उसको क्या करना पड़ा? एक जगह टिकना पड़ा और उसके स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। अब स्थायी जीवन की शुरुआत हुई तो क्या हुआ? जब लोग एक जगह रहने लगे, एक समुदाय एक जगह रहने लगा, तो सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई, एक सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। तो सामाजिक जीवन की भी उसने क्या की? शुरुआत की नवपाषाण काल में। और सामाजिक जीवन की जब शुरुआत हुई या समुदाय जब एक जगह टिक कर रहने लगा, एक जगह स्थायी तौर पर रहने लगा, तो लोगों के अंदर श्रम का विभाजन हुआ। श्रम का विभाजन का मतलब है श्रम का विभाजन हुआ। श्रम का विभाजन का मतलब है कि पहले जो मानव था वो यायावार जीवन जीता था, खानाबदोश जीवन जीता था, एक जगह टिक कर नहीं रहता था। तो सभी लोग जो हैं वो भोजन की तलाश में घूमते रहते थे, उनका काम का बंटवारा नहीं था। लेकिन जब एक जगह टिक कर रहने लग गए, खेती करने लग गए, तो उन्होंने क्या कर लिया? श्रम का विभाजन कर लिया कि भाई कुछ लोग जो हैं वो क्या करेंगे? खेती का ध्यान रखेंगे। कुछ लोग जो क्या करेंगे? कच्ची झोंपड़ियाँ वगैरह जो बनाने का काम है वो करेंगे। कुछ लोग जो क्या करेंगे? प्राकृतिक उत्पाद जो हैं बटोरने का जो काम है वो करेंगे। कुछ लोग हमारे शिकार का काम करेंगे। तो एक प्रकार से जब टिक कर वो रहने लगे, सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई, तो उनके अंदर श्रम का विभाजन हुआ। तो कृषि की शुरुआत के साथ साथ ये मुख्य तौर पर ये परिवर्तन हुए। दूसरे तौर पर हम देखेंगे कि जैसे ही कृषि की शुरुआत हुई तो वो क्या बन गया? उत्पादक बन गया। उत्पादक का मतलब है कि अभी तक तो वो क्या था? संग्रहण कर रहा था और संग्राहक था, जो प्रकृति से उसे प्राप्त हो रहा था उसी के बलबूते पर अपना जीवन यापन कर रहा था, शिकार के माध्यम से अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? वो उत्पादक बन गया, खुद उत्पादन करने लग गया। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न आ सकता है कि भाई बताइए मानव जो है किस कालखंड के अंदर उत्पादक बना? उत्पादक का मतलब है कि अपने भोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना या उसको उत्पादन करना उसने कब शुरू किया? तो वो हमें पता है कि नवपाषाण काल के अंदर उसने शुरू किया। यह नवपाषाण की काल की शुरुआत ही हम किससे मानते हैं? कृषि के शुरुआत से मानते हैं। तो वो उत्पादक बन गया। अब उत्पादक बन गया तो उसकी जो भोजन की आवश्यकताएं हैं वो शिकार और प्रकृति के जो कंदमूल फल हैं उन पे क्या हो गई? कम हो गई। तो शिकार उनके ऊपर उसकी प्रकृति पर निर्भरता जो है थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि कृषि उत्पाद जो होते थे उन्हीं के माध्यम से वो अपना जीवन यापन कर सकता था। अब क्या हुआ कि भाई उत्पादक बन गया तो क्या हुआ? उनको वर्ष भर का अनाज जो है वो एक साथ इकट्ठा होने लगा उसके पास। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ी? बर्तनों की ज़रूरत पड़ी। और बर्तनों बनाने का जो काम है वो भी नवपाषाण काल के अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि उनको स्टोर करने के लिए भाई गेहूँ या जो भी खाद्यान्न उसने उत्पादन किया है उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए उसने बर्तन बनाना शुरू किया या मृद भांडों का उपयोग किया। तो मिट्टी के जो बर्तन हैं वो सबसे पहले बनाने का काम भी किस काल में हमें देखने को मिलता है? मिट्टी के बर्तन, तो वो भी नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब मिट्टी के बर्तन बनाए गए तो पहले हाथ से बनाते थे, फिर उनको घास फूस मिलाकर उनको मजबूत किया जाता था, मिट्टी में घास मिलाकर। फिर धीरे धीरे मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए चाक का उपयोग होने लगा। वो भी हम देखते हैं इसी काल के अंदर हुआ। चाक या जिसको हम बोलते हैं पहिया, एक तरीके से पहिया, जिसको पहिया के जो आविष्कार हुआ तो सबसे पहले परिवहन के साधन के रूप में उसका उपयोग नहीं किया गया। सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाने के तौर पर एक साधन के रूप में उसका उपयोग किया गया। आज भी हम देखते हैं कि कुम्हार जब
मिट्टी के जो बर्तन बनाता है वो चाक को घुमाता है, फिर उसके ऊपर अपनी मिट्टी रखता है, गीली मिट्टी, उसके अपने हाथों से फिर उसको अलग आकार देकर, एक सांचा देकर अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो वो जो चाक और पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल के अंदर ही हुआ, और बाद में फिर पहिए का उपयोग जो है परिवहन के साधनों के रूप में भी होने लगा। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार हम देखेंगे कि पाषाण काल जो है वो अपने आप में 3 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण कालों में बटा हुआ था। और हम देखेंगे कि किस कालखंड के मानव की क्या विशेषताएं रही थी। फिर पूरा पाषाण काल को हमने किन 3 भागों में बांटा, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये भी हमें समझना है कि भाई पूरा पाषाण काल जो है वो आरंभिक समय से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के आसपास का रहा है। ये मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि ये जो समय हमने लिखा है वो एक औसत समय है, सामान्य समय है, किसी भी किताब में सेम नहीं मिलेगा ये, और किसी भी क्षेत्र विशेष का सेम नहीं मिलेगा। अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनका जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। अब अपन इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो अध्याय है वो एक प्रश्न के साथ शुरू होता है। देखिए, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्राएं ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो एक प्रश्न उसके दिमाग में आया, एक प्रश्न उसने सोचा कि क्या प्राचीन समय का जो मानव था, जब ये साधन नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं थे, तो उस समय का मानव जो है वो क्या अपना सारा जीवन एक जगह ही बिता दिया करता था, या वो जो यात्राएं करता था वो किस प्रकार करता था? तो इस प्रश्न से हम हमारे अध्याय की शुरू करते हैं, और हम देखेंगे कि आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे। तो हम समझेंगे इस पूरे कालखंड के दौरान, या हम ये समझेंगे कि जो शुरुआती मानव था, आरंभिक मानव था, या जिसको हम आदि मानव कहते हैं, आदि मानव था, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे, क्यों जाते थे। तो हम देखेंगे कि अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सामान्यतः जो मुख्य जो काम था वो क्या था? भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो हम देखते हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि नर्मदा नदी घाटी में, या नर्मदा नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पर हमें होमो इरेक्टस नाम का होमो इरेक्टस नाम का जो प्राणी है वो उसके अवशेष मिले थे, या प्रजाति के अवशेष मिले थे। और वो जो था वो अपना जीवन यापन जो है वो अपने आप में किस आधार पे करता था? शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में करता था। वही शिकार के माध्यम से और प्रकृति से जो भी आसपास में जो उसको प्राप्त होता था, जो उत्पाद मिलते थे, उनको इकट्ठा करके अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करता था। तो आज हम उन्हें शिकारी और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, जो भारत में या इस उपमहाद्वीप में हमें मिले थे। कहाँ पर मिले थे? नर्मदा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में मिले थे। भोजन का इंतजाम करने की विधियों के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो हम सामान्य तौर पर समझ गए कि शिकारी और खाद्य संग्राहक उनको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो इसी प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते थे। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाएँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो ये सारे के सारे जो साधन देखे हमने, वो उनका भोजन प्राप्त करने का माध्यम थे। हमारे उपमहाद्वीप में जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं,
इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो हमारा जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ की जलवायु गर्म है और पेड़ पौधों को विकसित होने की एक आदर्श परिस्थितियाँ हैं। तो यहाँ पे हमें भिन्न भिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे देखने को मिल सकते हैं और इसी वजह से यहाँ जो रहने वाला जो मानव था, उनकी भोजन की एक जो आवश्यकता थी, एक भाग जो था वो इन प्रकृति से जो प्राप्त पेड़ पौधे थे, कंदमूल फल जो थे, उनके माध्यम से वो अपना भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो संग्राहक जो जीवन जीते थे, तो उनको भी किन विशेष बातों का ध्यान रखना होता था। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। तो जानवरों को शिकार करना बहुत आसान नहीं है भाई। तेज़ भागने वाले जानवरों का और हमसे ज़्यादा जो ताकतवर जानवर हैं, उनका शिकार किस प्रकार से किया जा सके, किस सतर्कता के साथ किया जा सके, किस योजना के साथ किया जा सके, ये सारी बातें उस मानव को आती थी, तभी वो उनको क्या कर सकता था, उनका शिकार कर सकता था। तो जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियों को पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते थे। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। तो जिस प्रकार शिकार को करने के लिए हमें सतर्क होना ज़रूरी है, पूरी योजना बनाना ज़रूरी थी, उसी प्रकार प्रकृति से जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, उनको उपयोग में लेने के लिए भी ये जानना ज़रूरी था कि ये फल कब पककर तैयार होगा, किस मौसम में हमें ये फल मिलेगा और कौन सा पेड़ पौधा जो है वो विषैला है, जिसको खाकर हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बिना इस जानकारी के हम प्रकृति के उत्पादों का उपयोग में नहीं ले सकते। तो हम ये समझ सकते हैं कि उस समय का जो मानव था, उनको इन सभी चीज़ों की जानकारी रही थी, तभी वो प्रकृति के जो उत्पाद थे, कंदमूल फल जो थे, उनको खा सकते थे, उनको उपयोग में ले सकते थे। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान हैं? तो ये प्रश्न है। इन प्रश्नों पर मनन कर हम समझ सकते हैं, हमारी जो कल्पना शक्ति है उसको विकसित कर सकते हैं और प्राचीन समय के जो मानव हैं, प्राचीन समय का जो संस्कृतियां रही हैं, उनके बारे में विचार कर सकते हैं। तो सामान्य से हम देखेंगे कि जो इस प्रकार के समुदाय के जो लोग रहे थे, उनके बच्चों को भी धीरे धीरे अपने माता पिता और अपने जो इस काम को करने वाले जो लोग थे, उनको देखकर इनके बारे में भी उनको धीरे धीरे ज्ञान हो जाता था। अब देखिए, शिकारी खाद्य संग्राहक समुदाय, तो ये अब हमें समझना है कि आरंभिक मानव जो है उसकी एक मुख्य विशेषता थी, क्योंकि वो भोजन इस प्रकार से प्राप्त करता था। तो हमें ध्यान रखनी है, शिकारी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस बुक में 4 कारण बताए गए हैं कि क्यों शिकारी और खाद्य संग्राहक जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, खानाबदोश जीवन जीते थे। तो अब देखिए, पहला कारण क्या है। पहला कारण यह है कि अगर वे एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे जगहों पर जाना पड़ता था। तो सामान्य सी बात है कि एक जगह पर जब वो रहते थे तो वहाँ की जो जानवर थे उन या जो प्रकृति थी, हाँ प्रकृति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आगे अगर और कारण में अपन देखेंगे कि जानवरों के बारे में बात की जाएगी, तो जो प्रकृति थी उन प्रकृति का वो उपभोग कर लेते थे। अब वो उनकी जो भोजन की आवश्यकताएं हैं वो प्रकृति के माध्यम से पूरी नहीं होती थी, क्योंकि वो समाप्त हो चुके होते थे। तो ऐसी स्थिति में उनको उस भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो हमें पता है कि भाई जो शिकार के माध्यम से अपना भोजन करते थे या अपने भोजन का एक हिस्सा जो शिकार के माध्यम से वो करते थे, तो जिन पशुओं का वो शिकार करते थे वो पशु अपने भोजन के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे। किसी विशेष मौसम में कहीं पर घास मिलती थी, फिर किसी विशेष मौसम में किसी दूसरे क्षेत्र पर घास मिलती थी, तो उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। तो जो व्यक्ति होते थे, जो उस समय के आरंभिक मानव होते थे, वो लोग भी
अपने भोजन की तलाश के अंदर दूसरे क्षेत्रों के अंदर जाते, उन पशुओं के पीछे पीछे वो भी दूसरे क्षेत्रों में जाते थे। फिर तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम पर आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर हर मौसम के अंदर अलग अलग प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं, तो ये उनको ज्ञान होता था कि भाई इस विशेष मौसम के अंदर कि भाई बरसात के मौसम में जो फल हैं वो हमें कौन से स्थान पे मिलेंगे, सर्दी के मौसम के फल जो हैं वो कौन से स्थान पे मिलेंगे। तो उन मौसम के आधार पर जो उन्हें प्रकृति से जो उत्पाद मिलते थे उनको प्राप्त करने के लिए भी वो अलग अलग समय के अंदर, अलग अलग मौसमों के अंदर, अलग अलग इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण हमने देख लिया। अब चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। जो चौथा कारण हम देख लेते हैं एक बार कि पानी के जो स्रोत होते हैं उसके आसपास लोग रहा करते थे और संभवतः जब बारिश का मौसम होता है तो पानी के स्रोत सभी जगह उपलब्ध होते थे। तो जैसे ही बारिश का मौसम चला जाता था और पानी के जो स्रोत हैं वो सूख जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, तो वहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं वो भी एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पर पानी को प्राप्त करने के लिए जाया करते होंगे। तो ये चार कारण अपन ने ऊपर देखे हैं, इंपॉर्टेंट है, चारों कारण अपने को पता होने चाहिए। उसके अलावा हमने देखे हैं कि भाई उनके जो नाते रिश्तेदार, समुदाय के जो लोग एक जगह से दूसरे जगह रहते होंगे, उनसे मिलने लोग जाया करते होंगे। और हमें ये चीज़ ज़रूर समझनी है यहाँ पर कि उस समय कोई परिवहन का साधन उपलब्ध नहीं था। ऐसा नहीं है कि आदि मानव के समय मानो उसने कॉल किया किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को और वहाँ से गाड़ी आ गई और वो चला गया। तो ये बात हमें विशेष तौर से समझनी है कि इसने जितनी भी यात्राएं जो की वो अपने आप में पैदल यात्राएं की। तो हम समझ सकते हैं कि किसी लंबी दूरी की यात्रा करने में और कितना समय उसने व्यतीत किया होगा। अब देखो, तुम स्कूल कैसे जाते हो? तो हमने देखा कि हर पैराग्राफ के बाद में हमें थोड़ा से नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके बारे में विचार विमर्श जरूर करना है, हमें सोचना है थोड़ा सा उनके प्रश्नों के उत्तर, जिससे कि हम कल्पना कर पाएंगे और तुलना कर पाएंगे। तुमने अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल में जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है? अब देखिए आगे देखते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो हम देखेंगे भाई आरंभिक मानव जो है या पाषाणकालीन मानव जो है या पूरा पाषाणकालीन मानव जो है या शुरुआती मानव जो है उसके बारे में आज हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो जानकारी हमें प्राप्त है वो किस प्रकार प्राप्त हुई है, किस आधार पर प्राप्त हुई है। तो देखो, पुरातत्वविदों का मतलब है कि जो पुरातत्व की सामग्री है उसका अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर हमें जानकारी देते हैं। और पुरातत्व की सामग्री क्या है? जैसे औजार, बर्तन, शैलाश्रय का मतलब है कि जहाँ पर मानव रहते थे। तो जैसे कि उनको पत्थर के औजार मिले, उसके आधार पर वो विद्वान जो लोग हैं, इतिहास पुरातत्वविद जो हैं, वो ये बताते हैं कि भाई उस समय के मानव ने इन औजारों का उपयोग किस प्रकार किया होगा या कौन सी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की होगी, या जो भी प्राचीन या आरंभिक मानव ने जो भी वस्तुएं उपयोग में ली हैं, जो भी उपकरण उपयोग में लिए हैं, उनके आधार पर वो अपने आप में क्या करता है, उस मानव के इतिहास को बताने का प्रयत्न करता है। तो उनको हम बोलते हैं पुरातत्वविद। तो देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो अब हमें ध्यान रखना है, शिकारी और खाद्य संग्राहक जो है वो किसके लिए काम में आ रहा है? आरंभिक मानव के लिए। देखिए, आरंभिक मानव जो है उसकी मुख्य विशेषता थी कि वो अपना जो भोजन की आवश्यकता है वो किसके माध्यम से पूरी करता था? शिकार और प्रकृति के जो उत्पाद हैं उनको संग्रहण करके। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए
पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। तो सामान्यतः उस समय जो आरंभिक मानव जो था उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पत्थरों के औजार, लकड़ियों के औजार और हड्डियों के औजार बनाए हों। और इनमें से हमारे पास जो आज उपलब्ध हैं वो कौन से हैं? पत्थर के औजार हैं, क्योंकि ये कठोर सतह के बने हुए होते थे और इनका कुछ बिगड़ा नहीं है। लकड़ी के जो औजार उन्होंने बनाए होंगे वो समय के साथ क्या हैं? गल गए हैं। हड्डी के जो औजार हैं वो भी क्या अपने आप में टूट गए हैं। हम देखेंगे कि बहुत सारे जो सभ्यताओं के स्थल थे वहाँ से हमें हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, जो हम चित्र है उसको थोड़ा सा समझ लें, जो अपन ने ऊपर समझने की कोशिश भी की थी थोड़ा सा पाषाण काल के बारे में। तो हम देखेंगे, देखो चित्र क जो है वो क्या बताता है। ये पत्थरों के बने प्राचीनतम औजार हैं। हमने देखा था कि जो शुरुआती जो मानव था, आरंभिक जो मानव था, वो अपने आप में एक तरीके से अनगढ़ गढ़े हुए पत्थरों को औजार के रूप में काम में लेता था। देखो बहुत कम गढ़े हुए हैं, बहुत कम इनको आकृति प्रदान की गई है। और खय वाले चित्र को देखते हैं हम देखते हैं इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। तो धीरे धीरे मानव ने क्या किया, इन औजारों को और परिष्कृत किया और अपने उपयोग के आधार पर इनको वो छोटा बनाते चले गए। तो धीरे धीरे इनका आकार छोटा होता चला गया, इनको अलग अलग धार देकर अपनी विविध जो आवश्यकताएं हैं उनकी उन्होंने पूर्ति की। फिर हम देखते हैं कि गय चित्र जो है वो क्या बताता है। तो हम देखेंगे कि गय चित्र जो है वो और भी बाद में एक तरीके से पतली पतली जो छिपटें हैं पत्थर की वो तैयार की गई और उनके माध्यम से उनको एक एक हिस्सा जो धार तैयार कर उनको चाकू की तरह एक तरीके से खुदाई में उपयोग लेने की तरह, खुदाई में उपयोग लेने के साधन के रूप में उनका उपयोग किया गया था। फिर घय चित्र में हम देखेंगे कि इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। तो हमने बात की थी कि मध्य पाषाण काल की, और मध्य पाषाण काल की हमने एक मुख्य विशेषता ऊपर देखी थी, सूक्ष्म औजारों या उपकरणों का प्रयोग, औजारों का प्रयोग। तो ये वही सूक्ष्म औजार हैं जो हमें मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के आधार पर हमने इस मध्य पाषाण का नाम क्या रखा था वो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इन सूक्ष्म औजारों के आधार पर ही हमने मध्य पाषाण को क्या नाम दिया था। और ये बड़ी संख्या में मिले हैं। तो हम देखेंगे कि बिल्कुल बहुत छोटे छोटे औजार हैं और इनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए करता था। जैसे हम देखेंगे अभी नीचे, समझेंगे भी सही कि छोटे छोटे औजारों के माध्यम से वो खालों को, जानवरों की खालों को सिलते थे और अपने वस्त्रों के तौर पर प्रयोग करते थे। कंदमूल, फल, जड़ों को खोदने में, उनको काटने में, डालियों को काटने में, छालों को छीलने में, इस प्रकार से ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन पत्थरों के उपकरणों के माध्यम से करते थे। और देखो डय जो है यह है गुटिकाएँ, प्राकृतिक पत्थर। गुटिकाएँ या प्राकृतिक पत्थर जो है वो अपने आप में प्रकृति से जिस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इन्हीं पत्थरों को विभिन्न आकृतियाँ इन्होंने सबसे प्रारंभ में ये दी, उसके बाद में धीरे धीरे इस प्रकार का उन्होंने बनाया, फिर धीरे धीरे गय प्रकार के और घय प्रकार के चित्र जो दे रखे हैं उस प्रकार के पत्थर के उपकरण इन्होंने तैयार किया। तो हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये गुटिकाएँ हैं वो किस प्रकार से, पहला जो आरंभिक मानवों ने किस प्रकार का औजार बनाया, फिर उसके बाद वाले ने किस प्रकार का औजार बनाया और उत्तरोत्तर किस प्रकार से उन्होंने पत्थर के औजारों के अंदर परिवर्तन या उनका विकास किया। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें से एक तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं, कारण सहित उत्तर दो। तो हम नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो औजार थे, पत्थर के जो औजार थे वो किस प्रकार और कौन कौन से कामों के अंदर उपयोग में लाए जाते थे। तो देखिए, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के हाथ हड्डियों या लकड़ी के मुट्ठे लगाए जाते थे। तो हम देखेंगे कुछ के साथ हम देखते हैं कि हड्डियों के मुट्ठे लगाए जाते थे जिनसे कि उनकी पकड़ मजबूत हो सके। लकड़ियाँ के मुट्ठे लगाए जाते थे जिनसे कि उनकी पकड़ मजबूत हो सके। जैसे कि आज हम कटाई के लिए जो दांतलियाँ या दरात काम में लेते हैं, उनके जो
उनके ऊपर भी मुट्ठे लगे होते हैं जिससे कि आसानी से उनको पकड़ सकें और उनका उपयोग में ले सकें। तो इसी प्रकार उस समय के जो पत्थर के औजार होते थे उनके ऊपर भी वो हड्डियों के और लकड़ियों के मुट्ठे लगा देते थे और बाण जैसे हथियार बनाते थे। और अभी हम देखते हैं कि भाई एक लकड़ी के ऊपर पत्थर का एक तिकोना सा पत्थर जो है औजार जो है बांध देते थे और एक बाण जैसे औजार के रूप में उसका उपयोग में लेते थे, या एक बड़ी लकड़ी के ऊपर एक तिकोना सा पत्थर बांध देते थे और जिससे कि वो एक भाले के तौर पर उसको उपयोग में लेते थे। तो देखो कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, एक प्रकार से कुल्हाड़ी की तरह वो काम में लेते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ी के भी औजार होते थे औजार बनाने में भी, और लकड़ी का उपयोग ईंधन बनाने के लिए किया जाता था। और जो अस्थायी झोंपड़ियाँ बनाई जाती, अस्थायी जो मकान बनाए जाते थे उनके लिए भी लकड़ियों का वो उपयोग करते थे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 चित्र हैं, उनका थोड़ा सा विवरण अपन देखते हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं जो चित्र दे रखा है, ये वाला जो चित्र दे रखा है उसके बारे में, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। तो भाई जो कंदमूल फल प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं तो उन जड़ों को प्राप्त करने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए इन पत्थरों के औजारों का वो उपयोग में लेते थे। और फिर हम देखेंगे कि दाईं ओर जो है ये वाला जो चित्र है वो जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो हम देखेंगे, देखो इस औजार की बिल्कुल एक नुकीली पैनी सी नोक है और उस नोक को वो छेद करने के काम में लेते थे और इन्हीं छेदों के माध्यम से इन खालों को सिलकर वस्त्रों के रूप में उपयोग में लेते थे। अब देखिए रहने की जगह निर्धारण करना, मानचित्र 2 में देखो, अभी अपन मानचित्र 2 देखेंगे। अब देखिए लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। अभी अपन देखेंगे मानचित्र में और हम देखेंगे कि लाल कलर के जो त्रिकोण हैं, त्रिभुज बने हुए हैं, वहाँ पर जो पुरास्थल का मतलब है कि ऐसे पुराने स्थल जहाँ से प्राचीन या आरंभिक मानव के कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम बोलते हैं पुरास्थल। जहाँ से कोई भी सामग्री हमें मिलती है, माना कि कोई भी एक पत्थर का औजार हमें मिला तो ये वो पत्थर का औजार हमें ये बताता है कि यहाँ पर आरंभिक मानव रहता था। तो हम देखें इन पुरास्थलों को अभी अपन समझेंगे और ये पुरास्थल जो है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और हम समझेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो इनके अलावा भी और भी कई स्थानों पर शिकारी और खाद्य संग्राहक रहते थे। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर जो त्रिभुज बताए गए हैं, त्रिभुज के रूप में, लाल रंग के त्रिभुज के रूप में जो स्थान बताए गए हैं वहीं पर शिकारी संग्राहक रहते थे, और भी उपमहाद्वीप में और भी स्थान थे वहाँ पे भी रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा मानचित्र को अपन समझ लेते हैं, या मानचित्र को एक बार ये पैराग्राफ खत्म करके फिर मानचित्र को समझते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग एक ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। तो हमने पहले ही ये समझने का प्रयत्न किया है कि मानव की जो ज़्यादातर आवश्यकताएं हैं वो पाषाण या पत्थर के माध्यम से पूरी होती थी, और पत्थर के माध्यम से भी सबसे ज़्यादा उसकी जो आवश्यकताएं थी वो उपकरणों, पत्थर के जो उपकरण हैं उनके माध्यम से होती थी। और पत्थर के उपकरण महत्वपूर्ण हो गए इसलिए उनको ऐसी जगह पर रहना होता था जहाँ पर उनको पत्थर जो है वो आसानी से मिल सकें। जहाँ लोग पत्थर के औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल का मतलब है कि जहाँ पर सभी लोग, जहाँ पर पत्थर काफ़ी बड़ी संख्या में हमें मिलते हैं, और उन्हीं बड़ी संख्या में जहाँ पर पत्थर मिलते हैं वहीं पर वो लोग लंबे समय तक रुकते थे और अपने पत्थर के जो औजार हैं उनको बनाते थे। अब देखो उद्योग स्थलों की नीचे दे रखा है, वहीं समझते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, या किसी भी स्थल को हम उद्योग स्थल के रूप में पहचाने, ये कैसे समझ पाए हम कि हाँ ये जो स्थान है इसी स्थान को उन्होंने पत्थर के उद्योग स्थल के रूप में काम में लिया है, या यहाँ पर रुककर उन्होंने पत्थर के जो उपकरण हैं या अपने औजार हैं वो बनाए हैं। तो अब देखिए क्या क्या साधन हैं या किस प्रकार से हम पहचानते हैं। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। हम देखते हैं कि भी जहाँ से भी जब भी पत्थर के औजार बनाए जाते हैं तो उनके जो अलग अलग जो छिलके जो उतरते हैं, जो परत जो उतरती हैं, जो टुकड़े जो उतरते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर बिखरे हुए मिलते हैं।
और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक से नहीं बने होंगे। तो हम देखते हैं कि बहुत बार जिस आकृति को वो बनाना चाहते थे, जैसा उपकरण वो बनाना चाहते थे, उस प्रकार का अगर वो नहीं बन पाता था तो ऐसे उपकरणों को वो वहीं छोड़ देते थे। तो पहली चीज़ तो हुई कि वहाँ से बड़े बड़े टुकड़े मिलते थे। दूसरा जो आधार हुआ किसी उद्योग स्थल का पता लगने का, वो हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे उपकरण छूट जाते थे या छोड़ दिए जाते थे जो ठीक प्रकार से नहीं बने हैं। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। तो ये कचरा जो है, जैसे कि आज हम देखते हैं कि कोई भी मार्बल या कोटा स्टोन की जहाँ पे भी उसकी कटिंग करने की कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कोई मशीन लगी हुई है, तो उसके आसपास हम देखेंगे कि उसका कचरा बहुत हमें देखने को मिलता है, इकट्ठा हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार जहाँ पर भी उद्योग स्थल जो थे आरंभिक मानव के, या जहाँ पर भी वो अपने पत्थर के औजारों का निर्माण करते थे, बनाते थे, उन स्थलों के ऊपर जो कचरा है, इन पत्थरों के टुकड़ों का जो कचरा है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलता था। इस आधार पर हम पता लगा सकते थे कि वो उद्योग स्थल हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। तो जहाँ पर केवल ये उपकरण बनाए जाते थे उनको केवल नाम देते हैं हम उद्योग स्थल नाम देते हैं, और जहाँ पर लंबे समय तक वो रहे, रुके और साथ साथ उन्होंने अपने उपकरण बनाए, उनको हमने नाम दिया आवासीय उद्योग स्थल। अब हम देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि भाई भीमबेटका एक ऐसा स्थल है जहाँ से पुरापाषाण काल से लेकर और नवपाषाण काल तक के जो हैं सभी साक्ष्य हमें या मानव के प्रमाण या संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं मध्यपाषाण काल के। भीमबेटका जो है वो है एमपी के रायसेना जिले में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए भीमबेटका जो अभी कहाँ है, एमपी के अंदर है, रायसेना जिले में। तो देखिए आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। गुफाओं का मतलब है कि जो ऊपर पहाड़ियों के ऊपर गुफाएं होती थी जहाँ के चट्टानों के अंदर जाकर रह सकते थे, और कंदराओं का मतलब है कि गहरी दो पहाड़ी या चट्टानों के बीच की गहरी खाई। तो ऐसे स्थलों को वो सामान्यतः अपने रहने के स्थानों के तौर पर चुनते थे क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे होते थे। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होंगी? तो हमने कहा सुरक्षा कारणों की दृष्टि के कारण ही उन लोगों ने ये गुफाएं चुनी थी। और उसी का एक चित्र है जो हम देख रहे हैं। ये जो चित्र गुफा का आप लोग देख रहे हो ये है भीमबेटका का। भीमबेटका एक बहुत महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। भीमबेटका रायसेना एमपी के अंदर है। हम देखते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर मानचित्र देखते हैं और इस मानचित्र को थोड़े से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए जो लाल रंग का जो त्रिभुज बना हुआ है वो अपने आप में हमें बताता है पुरापाषाणिक स्थल। तो देखो पुरापाषाणिक स्थलों के अंदर हम यहाँ लिख लेते हैं भीमबेटका, इसके अलावा हम देखेंगे हुसंगी, यहाँ पे देखेंगे हुसंगी जो कर्नाटक के अंदर है, और यहाँ से हमें उद्योग कौन से प्रशस्त उद्योग या पत्थर उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है या उसके प्रमाण मिले हैं। और तीसरा हम देखते हैं कुरनूल की गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में, कुरनूल। ठीक है, ये तो तीनों साइट्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि केवल तीन ही थी, लेकिन हम केवल जो इस नक्शे के अंदर दी हैं केवल उन्हीं के बारे में बात करते हैं। और ये हमें पता होनी चाहिए तीनों की तीनों कि पुरापाषाणिक जो पुरा स्थल हैं वो कौन कौन से थे। एक तो भीमबेटका के बारे में मैंने बता ही दिया था कि यहाँ पे केवल पुरापाषाणिक नहीं है, पुरापाषाणिक, मध्यपाषाणिक और नवपाषाणिक
तीनों प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर मिलती हैं या प्रमाण मिलते हैं कि अनवरत यहाँ पर लोग रहे हैं और उन्होंने इस जो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है अलग अलग कालखंडों में, ये उसका अपने आप में एक जीता जागता एक प्रमाण रहा है। क्योंकि यहाँ से जो शैलाश्रय हमें मिले हैं, बहुत सारी गुफाएं मिले हैं, उन गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई है उसके माध्यम से हम ये समझ पाए हैं कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के आसपास इस तीनों संस्कृति के की विशेषताओं को मानने वाले या इन तीनों संस्कृतियों की विशेषताओं का निर्माण करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर रहे थे। अब हम देखेंगे नवपाषाणकालीन। नवपाषाणकालीन हम देखेंगे कि जो एक वर्गाकार ब्लू कलर का जो वर्ग बनाया हुआ है वो रही हैं। तो ऊपर हम देखेंगे कि बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम। फिर देखेंगे मेहरगढ़, ये हमने समझा था पहले भी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो कृषि के प्रमाण हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं, पिछली बार हमने देखा था। फिर हम देखेंगे चिरांद, कोल्डी हवा, मेहागढ़, मेहागढ़ा या महगरा भी आता है इसका नाम, महगरा। महगरा। असम के अंदर हम देखेंगे दुआजली हैंडिंग, दोजली हैंडिंग, और कर्नाटक के अंदर हल्लूर, और तमिलनाडु के अंदर है पय्यमपल्ली। तो ये सारे स्थल अपने को पता होना चाहिए। विशेष तौर पर मेहरगढ़, बुर्ज होम के अंदर हम देखते हैं कि नवपाषाणकालीन जो है वो जो सभ्यताएं हैं उसकी विशेषताएं मिली हैं। और यहाँ पर हमें एक विशेष बात मिली है, गर्तावास। गर्तावास का मतलब है कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाकर, सीढ़ियाँ बनाकर, गड्ढे खोदकर और यहाँ पर वो रहते थे। तो ये जो गर्तावास हैं वो गर्तावास के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। और हड्डी के एक और विशेषता यहाँ के हड्डियों के औजार यहाँ से मिले हैं, हड्डियों के औजार यहाँ से हमें मिले हैं। चिरान से भी हमें हड्डियों के औजार मिले हैं। तो सामान्य तौर पर हमें ये देखना है कि पुरापाषाणकालीन स्थल कौन से हैं और नवपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेहरगढ़ हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले खेती के जो प्रमाण हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। और मेहरगढ़ में लगभग 7000 ईसा पूर्व जो है खेती के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हमें पहले ही देख लिया था गेहूँ और कपास एक चीज़ ध्यान रखना, गेहूँ और जौ तो थे ही थे, कपास का विश्व में पहली बार जो खेती करने का प्रमाण मिलता है वो यहाँ पे मिलता है हमें। विश्व में पहली बार कपास की खेती का जो प्रमाण है वो हमें मेहरगढ़ से मिलता है। एक और स्थान है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो है वहाँ पर हमें मिलता है लगभग 6000 ईसा पूर्व के खेती के हमें प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ से हमें मिलते हैं चावल के, किसके प्रमाण मिलते हैं हमें, यहाँ से चावल के प्रमाण हमें मिलते हैं। आधुनिक जो खोजें की गई हैं उसके आधार पर यूपी के अंदर एक जगह है लुहरा देव, और लुहरा देव से भी ऐसा पुरातत्वविदों ने प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि मेहरगढ़ से भी पुराने जो हैं कृषि के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। महापाषाणिक पुरास्थल अभी वापस से हम देखेंगे, नीचे देख लेते हैं महापाषाणिक जो पुरास्थल है वो कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता रही है और कौन से क्षेत्र में मिले हैं। अब देखिए, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे, आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल और अन्य। हम देख सकते हैं कि भाई किसी के घर पे केवल लोग रहते ही हैं तो आवास स्थल है, या हम देखेंगे किसी के
जहाँ पर वो रह रहा है, जैसे कि अभी जो मज़दूर लोग जो आते हैं बिहार और बंगाल से, और वो केवल जो उनके निर्माण स्थल होते हैं उन्हीं पर वो रहते हैं, तो वो आवास स्थल नहीं है, वो केवल उद्योग स्थल कहलाएंगे। और कोई ऐसा जगह जहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई हैं, मजदूर काम भी कर रहे हैं और अलग से घर भी बने हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? आवास और उद्योग स्थल कहलाएंगे। ठीक है। पुरा स्थल, अब हम देखते हैं कि पुरा स्थल, किन स्थानों को हम पुरा स्थल कहते हैं। तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तनों और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। भाई खुदाई करते हैं या प्राचीन या आरंभिक मानव जो है उसके उपयोग में ली हुई किसी वस्तु के हमें प्रमाण मिलते हैं, ऐसे स्थल को हम नाम देते हैं पुरा स्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, देखेंगे और भी डिटेल से। अब देखिए पाषाण औजारों का निर्माण, हम देखेंगे पाषाण औजारों की 2 तकनीक यहाँ पे बताई हुई हैं, उन 2 तकनीकों को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीक़ों से बनाए जाते थे। पहली तकनीक, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में पकड़ लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर को हथौड़ी जैसे इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क या छिलके उतारे जाते थे जब तक कि वांछित आकार उपकरण न बन जाता था। तो एक तरीके से भाई एक पत्थर को हाथ में रखते थे और दूसरे पत्थर से उसको चोट पहुंचाते थे, और या एक तरीके से उसके शल्क उतारते थे या छिलके उतारते थे, और उस प्रकार उसके छिलके उतारते रहते थे जब तक कि जिस प्रकार का औजार हमें बनाना है तब तक कि बन नहीं जाता। ये तो है पहला तरीका। दूसरा औजार बनाने का जो तरीका था वो था दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे जिसे वांछित उपकरण से बनाए जा सके। तो ये दूसरा है दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्या है कि क्रोड, या यूँ कहें कि जिस भी पत्थर का हम औजार बना रहे हैं उसको एक ऐसी सतह पर टिकाया जाता था जो अपने आप में मजबूत हो, हड्डी की या पत्थर की, और उसके ऊपर फिर पत्थर के एक हथौड़ी नुमा एक औजार होता था, उसका प्रहार किया जाता था और उससे तब तक उसके छिलके या शल्क उतारे जाते थे जब तक कि हम हमारा वांछित या हमारा इच्छा अनुसार जो उपकरण है वो बना ना सकें। अब देखिए पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ ये कौन सी तकनीक है? तो ये कौन सी है? पत्थर से पत्थर टकराकर जो हम एक वांछित औजार बना रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आज पढ़ेंगे इतना ही।